हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पेपर 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज उसी सीरीज के कॉन्टिन्यूएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ, जो है मोटिवेशनल थ्योरीज। बिजनेस मैनेजमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, वो है मोटिवेशन थ्योरीज एंड लीडरशिप थ्योरीज। दोनों से ही कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है या एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। आज के सेशन में हम लोग मोटिवेशन थ्योरीज को कवर करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सेशन आपके लिए होने वाला है। आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ आएंगी। जो हमारी डिफरेंट थ्योरीज है मोटिवेशन की, वो किस तरीके से हेल्प करती हैं एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने में, वो सारी चीज़ें हम आज के सेशन से सीखते हुए चलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। बढ़िया तरीके से डिटेल में हर चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं। आप लोग सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए यहाँ पे चल रहे हैं। दिसंबर 2026 के लिए अगर आप यूजीसी नेट या सेट एग्जाम जो आ रहे हैं हमारे नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में, उनके लिए तैयारी करना चाहते हो, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से बेसिक्स टू एडवांस हर चीज़ को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्मार्ट स्टडी प्लान, टॉपिक वाइज वीडियोस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, पीडीएफ्स, प्रिंटेड नोट्स, पीवाईक्यूज विद ट्रेंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट एंड वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जो चीज़ें एक एस्पिरेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सब आपको इस बैच में मिल जाएगा। और मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ आप चैनल पे देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हम चीज़ें कवर करते हैं। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज एक जगह मिल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है आपका रहता है एग्जामिनेशन में। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सिर्फ पीवाईक्यूज ही हेल्प करते हैं, बट पीवाईक्यूज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी तैयारी को स्मूथ करने में। तो वो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यस, बेसिक्स टू एडवांस हर चीज़ टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे डिटेल में। जो चीज़ें हमारे लिए काउंट करती हैं, जो मेन है हमारे पेपर के लिए, वो पढ़ेंगे। जो एडिशनल आपको हेल्प कर सकती हैं, उनको भी हम कवर करते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के रूप में। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए अभी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ते हैं। लाइक एंड शेयर सेशन हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। 4 बजे आपके लिए रेगुलर सेशंस हो रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाई करते हुए चल रहे हैं, ताकि रिसोर्सेज का बैरियर जो है ना, वो आपकी तैयारी में ना आए। यही मेरा मेन मोटिव रहा है और पिछले 4 साल से इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। जितना पेड बैचेस में आपको सारी चीज़ें कवर करवाई जाती हैं, उतना ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ आपको वो सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से भी प्रोवाइड की जा सके, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की या UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखो, हमारे पास जो मेजर थ्योरीज आती हैं, मेजर थ्योरीज जो आती हैं वो हमारी सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं अगर मैं बोलूं बिजनेस मैनेजमेंट से। और बिजनेस मैनेजमेंट में हमारे पास 2 ही टाइप की थ्योरीज आती है मोस्टली, मोटिवेशन थ्योरीज, ठीक है, और इसके साथ साथ लीडरशिप थ्योरीज। ये जो हमारे पास 2 थ्योरीज हैं, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। 110% क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन थ्योरीज से। तो मोटिवेशन क्या है? ये एक पार्ट है डायरेक्टिंग का। जब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट है, उसमें 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और कोऑर्डिनेशन इन सबका सार है, तो कोऑर्डिनेशन भी चलता है, डायरेक्टिंग के साथ कोऑर्डिनेशन, और फिर कंट्रोलिंग हम पढ़ते हैं। तो जब डायरेक्टिंग होती है तो उसमें 4 फंक्शंस हैं जो मेजर परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सुपरविजन, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को बता रहे हो कि आपका क्या काम है, स्टाफिंग आपने बहुत अच्छे से कर दी ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद, बट आप अब उनको देखोगे भी तो कि वो काम कैसे कर रहे हैं, तो सुपरविजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, उनको बताया जाए कि कैसे आप काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर मोटिवेशन भी बहुत काम करता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा काम करें, तो उसके लिए हमारे पास होता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन के लिए क्या है? मोटिवेशन क्या है? 2 तरीके से होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक है जब आप सेल्फ ड्रिवन होते हैं, खुद से कुछ करना चाहते हैं। एक्सट्रिंसिक होता है जब आप लोगों को देखते हो, लोगों की बात सुनते हो, उन्होंने जो अचीव किया है वो अचीव करना चाहते हो, तो वो चीजें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती हैं। जब आप देखते हो ना कि मुझे इसकी तरीके से बनना है, दैट इज इंट्रिंसिक। जब आपका खुद गोल क्लियर है, आपको क्या करना है, वो आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आप उस गोल को अचीव करते हैं।
तो अब मोटिवेशन में हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं जो निकल के आती हैं। उससे पहले मोटिवेशन क्या है ये पढ़ते हैं। तो मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है लोगों को इंस्पायर करने की, सो दैट वो अपने डिजायर को अचीव करने के लिए इंटेंसिवली विलिंगनेस हो जाए उनके अंदर कि हमें ये काम करना है, और वो अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें, सो दैट वो अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर लें। अब मोटिवेशन हम पढ़ रहे हैं एंटरप्राइज में, बिजनेस मैनेजमेंट में। तो अब जहां पे मोटिवेशन आएगी, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज की बात नहीं, यहाँ पे बात होगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी हम अचीव कर पा रहे हैं बाय मोटिवेटिंग आवर वर्कफोर्स। और मोटिव क्या है, इनर स्टेट जो एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है और मूव करती है, डायरेक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को टुवर्ड्स दैट गोल। अब मोटिवेशन में एक वर्ड है मोटिव। मोटिव मीन्स कि अंदर से एक चीज ऐसे आना कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, जो हमें हेल्प करे कि हाँ हमें ये काम क्यों करना है। वाई आर यू गोइंग टू अपीयर इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, हम क्या करना चाहते हैं। आप सभी का गोल अलग होगा अपनी लाइफ में, एम हम सबका अलग होता है, उसका जो रास्ता है वो हमारा शायद एक हो सकता है, और उस रास्ते पे चल के हम अपने एम को अचीव करते हैं। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैम हम कर रहे हैं, कुछ होंगे नहीं मैम हमें रिसर्च करनी है, कुछ होंगे नहीं मैंने जो अपनी तैयारी में देखा कि मुझे किस तरीके से एक अच्छे तरीके से एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करवाना है आने वाली जनरेशन के लिए, सो दैट हम और अच्छे से चीजें सीख सकें। तो कुछ होंगे नहीं मुझे तो वाइस चांसलर बनना है, मुझे बिल्कुल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन सेल में जाना है। तो जरिया क्या है, जरिया तो बेस से जाओगे, तो वो बेस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और उसके लिए यूजीसी नेट क्लियर करना। ये चीज जो होती है यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि कैसे आप उस काम को करेंगे और उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये चीज हमारे सामने रहेगी। अब इसके बाद मोटिवेशन प्रोसेस से भी क्वेश्चन है जो आ जाता है, ये क्या है, सबसे पहले आपके पास मोटिवेशन आती क्यों है। एक अनसेटिस्फाइड नीड होगी, एक जरूरत जो अभी सेटिस्फाई नहीं है उसको आपने सेटिस्फाई करना है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपके अंदर टेंशन बिल्ड होगी। टेंशन ये नेगेटिव टर्म नहीं है, टेंशन है कि जब आप उस चीज को करने के लिए कुछ एफर्ट करोगे, फिर उसके बाद आपको वो चीज डिराइव करेगी कि हाँ ये चीज को किस तरीके से अचीव किया जाए। आप फिर अपना सर्च बिहेवियर करोगे कि ये चीज कैसे हो सकती है, कैसे होने के बाद आप नीड को सेटिस्फाई करवाएंगे, और जिससे आपकी जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो अनसेटिस्फाइड नीड थी वो आपकी सेटिस्फाइड नीड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो चीज आप पाना चाहते थे वो आप पा लोगे। तो मोटिवेशन नीड्स हमारे पास आती हैं दो तरीके से। थ्योरी जो होती है हमारी मोटिवेशन की, दो तरीके की होती है, एक होती है कंटेंट थ्योरी, एक होती है प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी बात करती है व्हाट की, ठीक है, कि क्या चीज है, व्हाट की यहाँ पे बात होगी। और प्रोसेस थ्योरी में जैसा कि नाम से पता लग रहा है प्रोसेस, तो ये हाउ पे फोकस करते हैं कि कैसे आप मोटिवेट होंगे। ये होता है कि क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, ये होता है कि आप कैसे मोटिवेट होते हैं। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दो तीन है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली थ्योरीज है। तो सबसे पहली थ्योरी हमारी जो आती है कंटेंट थ्योरी में, वो आती है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब्राहम मैस्लो ने ये नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। ये बोलते हैं कि जो भी एक पर्सन होता है उसके लेवल ऑफ नीड्स होते हैं, जैसे जैसे एक पर्सन की एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है वो दूसरी नीड की तरफ जाता है, और फिर दूसरी नीड उसको मोटिवेट करती है, फिर तीसरी नीड उसको मोटिवेट करती है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या है ये बताते हैं कि हमारे पास ये जो हायरार्की नीड है ये साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, जो एक्सप्लेन करता है ह्यूमन मोटिवेशन, जो डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स पे बेस्ड है। और ये 5 लेवल क्या है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी पूरी होनी चाहिए, जो बेसिक नीड्स है रहने के लिए, जीने के लिए, लिविंग के लिए, वो चीज हमारी पूरी होनी चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, और आज के टाइम पे एजुकेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, वो चीज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे जब आपको ये चीजें मिल जाती हैं, जब आपके पास एक अच्छा घर है, ठीक ठाक घर है, कपड़े हैं डालने के लिए बढ़िया, एक अच्छा घर हो गया, कपड़े हो गए, खाने के लिए सामान हो गया, प्रॉपर आप अपना जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा कर पा रहे हो, उसके बाद आपको चाहिए कि अब ये जो मेरी लाइफ है ये थोड़ी सिक्योर भी हो जाए। अब आज तो मैं सेफ हूं, कल भी मेरा सेफ हो जाए। फिर आप जाते हो दूसरी नीड की तरफ जो है सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स में आप इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आती हैं। अब पहले तो आप सोच रहे थे जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे बस आपको सैलरी मिल जाए, जिससे आपका खाना पीना चल जाए, रहना सहना चल जाए, ठीक है। फिर आप चाहते हो कि नहीं यार अब मेरे को ना पेंशन के लिए भी जो है प्रोविजन मिलना चाहिए,
ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो बाद में भी मेरे को मिलनी चाहिए, या कुछ अमाउंट ऑफ शेयर जो है मुझे अपनी कंपनी में मिल जाएगा तो मेरा लाइफ है जो सिक्योर हो जाए। वो सारी चीजें जब आप सोचने लग जाते हो, दैट इज वो आप सेफ्टी नीड की तरफ जा रहे हो। अब ये दोनों चीजें जब पूरी हो जाती हैं, आपने अपना आज भी सिक्योर कर लिया, आपने अपना कल भी सिक्योर कर लिया, उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आती है कि अब मैं जहां रह रहा हूं या रह रही हूं तो मेरे आसपास का जो सर्कल है वो भी मुझे एक्सेप्ट करे, रिकॉग्नाइज करे, एक्सेप्ट करे। तो आपकी थर्ड नीड आती है सोशल नीड, जहां पे आप सोसाइटी में अपनी प्रेजेंस जो है उसको फील करना चाहते हैं, फील करवाना चाहते हैं कि आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और आपके साथ जो आपके अदर एम्प्लॉइज हैं या आप जहां पे रह रहे हो उसमें आपके और अलग लोग हैं जो आपके साथ रह रहे हैं, उनमें आपकी प्रेजेंस हो। तो आप यहाँ पे क्या चाहोगे कि आप घूमने फिरने जाओगे औरों के साथ, ट्रिप्स वगैरह प्लान करोगे, क्लब वगैरह ज्वाइन करोगे जहां पे आप लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे। फिर उसके बाद ये नीड पूरी हो जाती है, लव एंड बिलोंगिंगनेस भी इसको बोल देते हैं, सोशल नीड्स भी बोल देते हैं। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ नीड जो होती है हमारी एस्टीम नीड। ये जो एस्टीम नीड है ये क्या है? ये है कि अब लोग आपको पहचान तो रहे हैं, अब लोग आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप कहीं पे जाओ तो वो आपको विद रिस्पेक्ट ट्रीट करें, ठीक है। मतलब क्या है कि आप और एक और लेवल अप है जो बन रहे हैं, अब सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, अब थोड़ा और रिस्पेक्टफुल आपको जो है पोजीशन चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये चीज भी हो जाती है फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे आप अपनी डोमेन में नंबर 1 पे पहुंचना चाहते हो कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूं, ठीक है। ये चीज आती है किसमें? ये चीज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, कि अपनी फील्ड में उत्तम दर्जे का प्लेयर बन जाना, कोई भी अगर स्पोर्ट्स है या कोई भी आपका डोमेन है उसमें सबसे ऊपर आ जाना, टॉप पोजीशन पे आ जाना, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसके साथ एक और वर्ड आता है, जब ये पांचों नीड्स हमारी पूरी हो जाती है ना, अब हमारा जो जीवन हो जाता है वो होता है सिर्फ हमारे लिए नहीं, अभी तक तो हम अपने लिए सोच रहे थे। फिर एक वर्ड आता है सेल्फ ट्रांसेंडेंस, इसको ध्यान से लिख लेना, पेपर में आ गया था एक बार, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तो सेल्फ ट्रांसेंडेंस क्या है कि माई लाइफ इज फॉर अदर्स। अब सिर्फ आप अपने लिए नहीं, अब आप दूसरों के लिए भी सोचना स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपकी वजह से दूसरों की लाइफ बेटर हो सकती है। वो चीज आती है सेल्फ ट्रांसेंडेंस में। जब आप पैसे से बिल्कुल ऊपर उठ चुके होते हो, आपकी बिल्कुल पूरी नीड्स सेटिस्फाई हो चुकी हैं, अब आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचना स्टार्ट कर देते हो, ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस होता है, ठीक है। ये चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना, पेपर में आ रखा है। तो अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, इन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था 1943 में, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बुक थी। मैस्लो ने इसको लेटर डिफाइन किया था 1954 में, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या एक पर्सन की पांच नीड्स एक टाइम पे आएंगी? कभी भी नहीं। एक नीड पूरी होगी तो ही वो दूसरी, पहली नीड अगर पूरी नहीं होगी ना तो दूसरी नीड पे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। गाइज अभी क्लियर है क्या? एक बार बता दो। नाउ इट्स क्लियर आई गेस। आई डोंट नो आज क्या इशू आ रहा है, बट लेट्स होप कि इशू ना आया, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे हमने पूरी क्लियर कर ली है एक नीड। अब इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था कि हमारे पास ना एक चीज दी हुई थी कि अगर आपके पास ना नेल्स हैं तो आपको सिर्फ हैमर की जरूरत है। इफ यू हैव नेल्स यू जस्ट नीड हैमर। ये किस में बताया गया था, किस थ्योरी में बोला गया था? तो हमारी जो ये नीड हायरार्की थ्योरी है ना, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, उसी में ये चीज आई थी कि अगर आपके पास नहीं, यहां पे ये था इफ यू ऑल हैव, लिख लो इसको, इफ ऑल यू हैव हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक नेल। ये जो है ये किस ने दिया है? ये जो फ्रेज है ये किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है नीड हायरार्की थ्योरी में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं कि ये जो थ्योरी है ये बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, हर कोई इस थ्योरी को एक्सेप्ट करता है। अब आते हैं हमारी दूसरी थ्योरी पे, और हमारी जो दूसरी थ्योरी है
ये थ्योरी क्या है। दूसरी थ्योरी हमारी आती है यहाँ पे हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। ये बोलते हैं कि जो भी एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी आप नीड्स की यहाँ पे बात करते हो। ये थ्योरी कब दी गई थी? 1959 में दी गई थी, इसको लिख लेना, 1959 में ये थ्योरी आई थी। हर्ट्जबर्ग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ना 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास। 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक होता है मोटिवेशन फैक्टर, एक होता है हाइजीन फैक्टर। तो ये हाइजीन फैक्टर जो होते हैं ना, वो हमारे बेसिक फैक्टर्स हैं। मतलब जब एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको एटलीस्ट ये चीजें तो मिलनी चाहिए, जैसे कि काम करे तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए, उसका वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एयर आना, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, नॉइस नहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो ये होते हैं हाइजीन फैक्टर्स जो उसको काम करने में हेल्प करते हैं। अगर ये हाइजीन फैक्टर्स नहीं होंगे ना तो उसको बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगी। हाइजीन फैक्टर्स को डिससेटिस्फाइंग फैक्टर्स भी बोला जाता है, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप कभी अपना काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? काम करने के लिए कंडीशन जो है, कंपनी की पॉलिसीज, सुपरविजन, सैलरी, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हैं हाइजीन फैक्टर्स। अगर ये नहीं होंगी तो पर्सन विल बी डिससेटिस्फाइड। फिर उसके बाद आते हैं मोटिवेटर फैक्टर्स, मोटिवेशन फैक्टर्स भी आप इसको बोल सकते हो। इनको बोला जाता है सेटिस्फाइंग फैक्टर्स। ये क्या है? ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाइजीन फैक्टर से बिल्कुल अपोजिट हैं। ये फैक्टर्स इंट्रिंसिक होते हैं टू द जॉब, और हाइजीन फैक्टर यहाँ पे जो है, ये हमारे जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, इसमें क्या होता है, इनमें हमारे पास आते हैं कि आपको कितना एप्रिसिएशन मिल रहा है, कितनी रिकॉग्निशन मिल रही है, अचीवमेंट, आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपके बॉस ने आपको शाबाशी दी और बोला गुड वर्क, ठीक है। आपको आपका बिजनेस में कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंक्शन हो रहा था तो आपको स्पेशल रिकॉग्निशन दी गई, तो वो चीज, आपको कोई टास्क दिया गया था, आपने उसको अचीव किया, वो सारी चीजें, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आपको अथॉरिटी दी गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारे हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो हाइजीन फैक्टर तो पर्सन डिससेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो मोटिवेशन फैक्टर्स तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। मतलब डिससेटिस्फेक्शन क्या होगी? वो हमारी कम होती है। कब? जब हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, और मोटिवेशन फैक्टर्स हमारे जब बढ़ जाते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप मोटिवेशन फैक्टर्स को इंप्रूव करोगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी, और अगर आप हाइजीन फैक्टर को इंप्रूव करोगे तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर कौन से हैं, ये आपको पहचानने हैं, और ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या इस थ्योरी का कोई क्रिटिसिज्म था? इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये था कि ये ना ब्लू कॉलर वर्कर्स को इग्नोर करते हैं। आपने पढ़ा होगा व्हाइट कॉलर वर्कर्स और ब्लू कॉलर वर्कर्स। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो कहां पे काम करते हैं? जो हमारे बिल्कुल वर्कफोर्स होती है ना, जो सबसे नीचे लेवल पे, उनको हम ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं जो बोलते हैं, ठीक है। मैनुअल लेबर जिसको हम बोलते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारी ब्लू कॉलर्स। और जो व्हाइट कॉलर्स होते हैं वो होते हैं जो ऑफिसेज में काम करते हैं। तो ये जो कहानी है ना, ये ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों की है। जो वर्क प्लेस कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम कर रहे हैं उनकी ये कहानी है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी क्या है? क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है। इसका ये क्रिटिसिज्म निकल के आता है। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी जो है एक्स और वाई थ्योरी। ये मैकग्रेगर ने दी है एक्स वाई थ्योरी। इसमें क्या है? 2 चीजें हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। ये क्या है? जो एक्स थ्योरी है ये बताया गया कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग काम करके खुश नहीं रहते ना, वो लोग हैं, ठीक है। और थ्योरी वाई वाले लोग होते हैं जो काम करके बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है जो चूज करना पड़ता है। जो थ्योरी एक्स वाले लोग हैं उनको हर काम कह कह के करवाना पड़ेगा। वो अपने काम से कभी खुश नहीं होते, काम को हमेशा टालने की कोशिश करते हैं, उनको हर चीज बोल के बता के
करवानी पड़ती है और उनको इंट्रिंसिक मोटिवेशन देनी पड़ती है टू वर्क। वेयर एज जो थ्योरी वाई है वो खुद इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इनको जो काम बोलो उससे एक्स्ट्रा ही काम करके देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अगर मेरे को कुछ काम दिया गया है तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको बेस्ट परफॉर्म करूं, और ये हमेशा ही क्या करते हैं, चाहते हैं काम करना, ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं और अपने आप से डिराइव होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो क्वेश्चन आता है कि थ्योरी एक्स के लिए कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल होगा, तो यहाँ पे होता है ऑटोक्रेटिक और यहाँ पे होता है पार्टिसिपेटिव। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन एक्स में जाएगा, पार्टिसिपेटिव थ्योरी वाई में जाएगा, जहां पे जो मैनेजर है इनका इनपुट लेगा कि भाई अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें और कैसे बेहतर तरीके से काम को किया जा सकता है। इसमें काम करके राजी नहीं है, हमेशा अपोज करते हैं, तो इनको बोला जाता है कि ये काम कर दो। ये चीज हमारे पास रहती है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल दोनों थ्योरीज जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे जो अगर हम बात करें थ्योरी एक्स में कोई क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का स्कोप है, क्योंकि पर्सन खुद से अच्छा काम करना चाहता है, तो वो नए तरीके जो है वो भी निकल के आएंगे, नए आइडियाज जो है वो भी निकल के आएंगे। तो ये चीज हमारे पास रहती है। ठीक है, याद रखना पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक अप्रोच और यहाँ पे अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक अप्रोच है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये किसने दिया था, ये कब दिया था, ये थ्योरी कब आई थी, 1960 में आई थी, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इनकी जो बुक थी उसका भी नाम याद रखना, कौन सी बुक थी, बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, कोई भी हमारी एंटरप्राइज है उसका ह्यूमन साइड जो है वो यहाँ पे दिखाया जाता है, क्योंकि कोई भी एंटरप्राइज में सारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं होता। देयर आर पीपल जो काम से भागेंगे, देयर आर पीपल जो काम बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे। तो उसी पे बेस्ड ये थ्योरी हमारे पास आई थी। फिर इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ थ्योरी, अल्डरफर्ड ईआरजी थ्योरी। ये जो ईआरजी थ्योरी है ना, इसको रिलेट किया गया है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से ही। ये बोलते हैं, मैस्लो ने तो 5 स्टेप बोले ना, 5 नहीं 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है एग्जिस्टेंस, जहां पे आप अपनी पहचान बना रहे हैं। एग्जिस्टेंस मतलब अपने बेसिक नीड्स, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने हैं, वो चीज आती है। फिर उसके बाद आती है रिलेटेडनेस नीड, जहां पे हम अपनी सोसाइटी सोशल नीड्स की तरफ जाते हैं और हमारी जो एस्टीम नीड्स हैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा, कि हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं उनसे हमें रिस्पेक्ट मिले, तो ये होती है रिलेटेडनेस नीड। फिर उसके बाद होती है हमारी ग्रोथ नीड्स, जहां पे हम चाहते हैं कि हम अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा सुपीरियर हो जाएं। तो ये अल्डरफर की जो ईआरजी थ्योरी है, यहाँ पे 3 ग्रुप बताए गए हैं, ईआरजी से ही रिलेटेड है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। क्वेश्चन क्या आता है कि ईआरजी थ्योरी के कंपोनेंट, तो यहाँ पे एक और वर्ड दे दिया जाता है, तो आपको समझ जाना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एग्जिस्टेंस नीड जो है मटेरियल, बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, रिलेटेडनेस है कि आपको मेंटेन करना है इंटर रिलेशनशिप, लोगों के साथ मिलना है, और ग्रोथ नीड्स में आपका इंट्रिंसिक डिजायर होता है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट। दिस इज द कीवर्ड फॉर दिस थ्योरी, पर्सनल डेवलपमेंट, यहाँ पे मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशन, और यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। ये चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे रिलेशन भी आ सकता है कि जो एक्जिस्टेंस नीड्स है उसमें कौन सी नीड्स आती है मैस्लो नीड हायरार्की की, रिलेटेडनेस नीड में कौन सी नीड्स आती हैं, और ग्रोथ नीड में कौन सी नीड्स आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायग्राम पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, अगर नहीं है क्लियर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आगे देखो, अब हमने ये सारी की सारी कंटेंट थ्योरीज कर ली। अब इसके बाद आती हैं हमारे पास प्रोसेस थ्योरीज, जो बात करती हैं एक सीक्वेंस पे, प्रोसेस पे, हाउ पे, कि किस तरीके से एक व्यक्ति है जो मोटिवेटेड होगा, वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, व्हाट के लिए नहीं, वो हाउ पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे वो काम करे। तो यहाँ पे ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आती है सबसे पहले। ये जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, तीसरा है हमारे पास यहाँ पे वैलेंस। अब ये होता क्या है, देखो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको ना जो वो काम कर रहा है उसमें उसको बेस्ट रिवॉर्ड्स मिले, है ना। अब मैं एक जगह पे काम कर रही हूँ, मेरे को उसके बदले में पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब मैं चाहूंगी यार मेरे को पैसा ज्यादा मिले, तो मेरे अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ना, कि मैं उस ज्यादा पैसा अर्न करने के लिए डिजर्विंग बनूं। तो यहाँ पे वही चीज आती है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेंसी क्या है कि बिलीव कि अगर आप ज्यादा एफर्ट करेंगे, अपना टास्क बढ़ाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर निकल के आएगी। फिर उसको बेहतर करने के लिए आता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ना तो आप रिवॉर्ड भी ज्यादा पाएंगे। अगर मैं अपने स्किल एनहांस कर लूंगी, मैं 2 काम कर रही हूँ, मैं 3 काम करने स्टार्ट कर दूंगी, तो मुझे पे भी ज्यादा मिलेगा। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। फिर उसके बाद आता है वैलेंस। वैलेंस क्या बताता है कि अगर आप इच्छुक हैं वो स्किल अपने अंदर लाने के लिए,
तो ही आपको वो रिवॉर्ड है ज्यादा मिलेगा। अगर आपके अंदर वो बिलीफ नहीं है कि हाँ आप वो काम कर सकते हो, तो वो आप काम नहीं कर पाओगे और आपके रिवॉर्ड्स भी ज्यादा नहीं होंगे। तो ये जो तीनों चीजें चलती है ना, ये चलती है मल्टीप्लीकेशन में। अगर एक भी जगह पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है या आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है टू डू समथिंग, तो ये जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सपेक्टेंसी है कि अच्छा काम करोगे अच्छा होगा, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है कि हाँ भाई मैं अच्छा काम कर सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे मेरे को तो अच्छा काम करूंगा तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेंगे। फिर बैलेंस है कि हाँ आई कैन डू मच बेटर, तब ही आप अच्छा काम करके ज्यादा पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज है जो बात करता है प्रोसेस पे, तीनों पॉइंट्स पे। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आती है नेक्स्ट थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? बैलेंस, मतलब इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे बात होती है इनपुट बराबर आउटपुट, कि जितना एफर्ट आप डाल रहे हो उतने रिवॉर्ड्स आपको मिले। तो एडम इक्विटी थ्योरी सजेस्ट करती है पीपल मेंटेन अ फेयर रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। एक एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाता है जब वो ज्यादा एफर्ट डाल रहा है और उसको कम मिल रहा है, और एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा एक्सेसिवली मोटिवेट हो जाता है, कम एफर्ट से ज्यादा चीजें मिल रही हैं, वो ओवर एक्साइटमेंट हम बोल सकते हैं, या वो एक अलग सही तरीका भी नहीं है, बट ये चीज भी उसको देखने को मिलती है कि जब उसको ज्यादा इनपुट डाल के कम आउटपुट मिलता है तो डीमोटिवेट होगा, और अगर कम एफर्ट से ज्यादा चीजें मिल रही हैं तो वो मोटिवेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इनपुट्स क्या है और आउटपुट्स क्या है? इनपुट है किसी काम में टाइम देना, एफर्ट देना, अपनी एबिलिटी, लॉयलिटी, इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आउटपुट क्या है? कितना पे मिल रहा है, कितना बोनस मिल रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या पर्क्स मिल रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं, प्रेज और इंटरेस्ट है या नहीं। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो हैं वो आपके आउटपुट निकल के आएंगे विद रिस्पेक्ट टू योर इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का बैलेंस बनाना होता है। अगर आप इनपुट और आउटपुट का बैलेंस बनाओगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे। अगर इनपुट आउटपुट का बैलेंस नहीं बनेगा तो दोनों सिचुएशन में ही नुकसान है। पहली सिचुएशन, अगर इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है तो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन, इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है तो ये लॉन्ग रन में आपका एम्प्लॉय उतना काम नहीं करेगा क्योंकि उसको बिना काम किए जो मिल रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए गड़बड़ है जो हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों चीजों में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। फिर इसके बाद आता है गोल सेटिंग थ्योरी। दिस इज थर्ड थ्योरी जो आती है प्रोसेस थ्योरी में। गोल सेटिंग क्या है? ये 1960 में आई थी, एडविन लॉकी ने दिया था ये गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बोलते हैं कि अगर आपको अपने टास्क परफॉर्मेंस को सुधारना है तो गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप गोल सेट नहीं करोगे, आप काम कर रहे हो, आपको लगेगा हाँ यार बहुत काम कर रहे हैं, बट जब गोल सेट करोगे, उस गोल को अचीव करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, दूसरे गोल की तरफ जाओगे, दूसरा गोल अचीव करोगे, फिर तीसरे गोल की तरफ जाओगे, तीसरा गोल अचीव करोगे। इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो उसको एक डायरेक्शन मिलेगी और हमें ये देखने को मिलेगा कि हाँ एक्चुअल में कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा है। अगर गोल नहीं होंगे तो आप काम तो कर रहे हो पर उसकी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है, वो फिजिबिलिटी हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए बोला हुआ है कि गोल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब गोल सेट होते हैं तो उसको अचीव करने के लिए हम काम करते हैं, बट यस जब गोल सेट हो गया अब उस गोल को अचीव करना है। वो गोल ऐसा तो है नहीं कि हाँ भी हो जाएगा, गोल कभी भी ऐसे नहीं होते जो बहुत चुटकी बजाते ही सोल्व हो जाएंगे, थोड़े सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एनकरेजमेंट भी दी जाती है कि आप डिफिकल्ट गोल्स को एक्सेप्ट करो, कि भाई अगर आपने ये कर दिया ना तो आपको ये चीज मिलेगी, तो वही रिवॉर्ड्स वगैरह भी है जो दिए जाते हैं। एक्सेप्टिंग हार्ड टास्क मेक्स द एम्प्लॉय पुश देयर लिमिट्स एंड अचीव बेटर रिजल्ट। अगर आप हार्ड टास्क अचीव कर रहे हैं तो आपको अपना पोटेंशियल रियलाइज होता है, और जितना ज्यादा आपको पोटेंशियल रियलाइज होगा उतना ही बेहतर आपके रिजल्ट्स होंगे, आपकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है वो ओवरऑल अचीव कर लेगी उस एम्प्लॉय की हेल्प से। तो ये होती है हमारे पास गोल सेटिंग थ्योरी। फिर इसके बाद आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इस थ्योरी को आप कहां पढ़ते हैं? इस थ्योरी को आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं। ये किसने दी है? बीएफ स्किनर ने। ये बताता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है ना वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होता है कि इससे क्या होगा, है ना। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो टीचर डांटेगी फिर जाके स्कूल में, तो इसीलिए पढ़ाई कर लेते हैं। अगर पढ़ाई करेंगे तो मेरे को 5 स्टार मिलेगा, नोटबुक में पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ना कंसिक्वेंसेस, जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आता है रीइंफोर्समेंट में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। इंडिविजुअल का बिहेवियर पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस में आता है,
अगर आपको कोई पॉजिटिव कंसिक्वेंस देखने को मिल रहे हैं तो वो आपका बिहेवियर रिपीट होगा। अगर आपके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं तो आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करोगे। अगर आपको पता है कि काम नहीं करके गए तो डंडे पड़ेंगे टीचर से, तो आप काम ना करने वाला बिहेवियर रिपीट नहीं करोगे। आपको पता है कि हाँ, काम करने से हमें एप्रिसिएशन मिलेगा, तो आप हर बार काम करोगे। तो यही चीज यहाँ पे बोली हुई है। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स पे है क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे क्या है कि आपने काम किया, आपको प्रेज किया गया, आपकी तारीफ की गई, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि मैनेजर जो है ना वो क्या करता है, जो एम्प्लॉइज हैं उनको नैग करना बंद कर देता है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ इलीगल कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर जो है उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, एक यहाँ पे आपको जो आपका इलीगल कॉन्सिक्वेंस है ना वो रिमूव कर दिया जा रहा है। दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको एक पॉजिटिव चीज जो थी ना, जो मिल रही थी, वो आपसे छीन ली जाती है। ठीक है, कि अब आपको ये चीज नहीं मिलेगी, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट क्या है, नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को डीमोटिवेट करेगा। यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा, यहाँ पे जो उसको कोई फायदा दिया जा रहा था, प्रोवाइड किया जा रहा था कोई बेनिफिट, उसको बंद कर दिया। यहाँ पे पनिशमेंट दी जा रही है। ठीक है, कि गलत काम किया है तो अब गलत बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा अपने मैनेजर से। एक्सटेंशन क्या होता है यहाँ पे कि मैनेजर जो है वो इग्नोर कर रहा है बिहेवियर को, कि जो एम्प्लॉइज का बिहेवियर है उसको इग्नोर किया जाता है, उसको बोला जाता है एक्सटेंशन। यहाँ पे सराहा जाता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट है उसको खत्म किया जाता है, रीइंफोर्समेंट को। पनिशमेंट में डिमोटिवेट किया जाता है और यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी में हमारे पास निकल के आते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे निकल के आते हैं हमारे पास। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में का मतलब क्या है, इग्नोर करने का मतलब कि कोई रीइंफोर्समेंट ही नहीं मिल रही। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई लास्ट चांस नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे आपकी कुटाई हो रही है। यहाँ पे लास्ट चांस है जो दिया जा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिवली आपको ट्रीट किया जा रहा है। ये हमारे पास होती हैं थ्योरीज। अब इसमें 1-2 थ्योरीज हैं जो हमारी अलग भी आती हैं। वो थ्योरीज क्या है, जैसे सबसे पहले हमारे पास आती है एक थ्योरी हमारी जेड थ्योरी। ठीक है, जेड थ्योरी आती है। ये जेड थ्योरी क्या है, ये जो जेड थ्योरी है ना विलियम आउची ने दी है, विलियम आउची जेड थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या चीज होती है, इसमें ना यहाँ पे 2 अप्रोचेज हैं, अमेरिकन अप्रोच है और जापान अप्रोच है। ठीक है, तो कैसे जो है अमेरिकन कंपनीज इस थ्योरी को बताया गया है कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना उस पे बेस्ड होती है। जैसे जापान किस लिए फेमस है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए फेमस है। तो यहाँ पे भी जो जेड थ्योरी है ना उसमें जो टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं, एडवांस टेक्निक फॉलो की जाती हैं, उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनका परफॉर्मेंस बेटर हो सके, उसके लिए जेड थ्योरी जो है वो बात करती है। सिर्फ ये चीज आपको याद रख लेनी है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जेड थ्योरी। अब आई थिंक एक में मैगलिन थ्योरीज भी है जो वो बीच में छूट गई, थ्योरी एक्स और वाई, हर्ट्जबर्ग। हाँ, एक मैगलिन थ्योरी जो है वो भी यहाँ पे रह गई, उसको भी लिख लो। मैगलिन थ्योरी जो है हमारी वो कैसी है, ये हमारी कैसी है, ये हमारी कंटेंट बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, यहां पे ना इसका जो दूसरा नाम है, एक और नाम है लर्न नीड थ्योरी। इसमें 3 चीजें आती हैं, APA, इसका एक निमोनिक है। ये किस चीज पे बात करता है, ये बात करता है 3 नीड्स पे। पहली नीड होती है नीड फॉर अचीवमेंट, जहां पे हम बात करते हैं किसकी, कि हम अचीव करें कुछ ज्यादा, जो हमारे स्टैंडर्ड सेट है ना उनको हम अचीव कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिलेट कैसे किया जाता है, इसको रिलेट किया जाता है थ्योरी ऑफ, याद रखना पेपर में आ रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप। थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट किया जाता है थ्योरी ऑफ अचीवमेंट को, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, सेट स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की बात करते हैं। फिर इसके बाद आती है नीड फॉर पावर। अभी तो आप अचीवमेंट की बात कर रहे हैं कि अचीव कर लो जो चीज आपको सेट स्टैंडर्ड है उनको। यहाँ पे आता है पावर। पावर का मतलब क्या होता है,
पावर का मतलब है कि आपके पास इतना कंट्रोल आ जाना कि आप लोगों को जो आप चाहते हो ना काम करें, उस पर काम करने के लिए मजबूर कर देना। मतलब इन्फ्लुएंस कर पाना किसको? बिहेवियर ऑफ अदर्स टू परफॉर्म इन अ सर्टेन वे। एक तरीके से वो परफॉर्म करें, वो इन्फ्लुएंस करना बिहेवियर, वो हमारी आती है नीड फॉर पावर। फिर आती है नीड फॉर एफिलिएशन। अब पावर जब आ जाती है ना तो लोग आपसे अलग भी होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अचीवमेंट की अच्छी बात है, पीपल विल प्रेज। पावर आई ठीक है, बट अगर आप लोगों के इन्फ्लुएंस करोगे उनके बिहेवियर को तो लोग आपसे थोड़ा दूर भी जाएंगे। तो फिर आती है नीड ऑफ, मैंने क्या लिख दिया? एफिलिएशन। एफिलिएशन कि अब आपको लोगों की जरूरत है, लोगों से मिलके आप रहना चाहते हो। तो यहाँ पे फ्रेंडली और क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात आती है। ठीक है, कि यहाँ पे हम फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं आसपास अपने लोगों के साथ। ठीक है, तो यहां पे ये चीज होती है। बट इसका एक डीमेरिट था, क्रिटिसिज्म था। इसका क्रिटिसिज्म क्या था कि भाई ये बेसिक नीड्स को तो इग्नोर कर रहा है, बेसिक नीड्स की तो बात ही नहीं की, इग्नोर बेसिक नीड्स, सीधा बात कर रहा है अचीवमेंट की, पावर की और एफिलिएशन की। बेसिक नीड तो देखो कि आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं, वो चीज भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आता है पोर्टर एंड लॉरेल मॉडल। ये क्या है? ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है मोटिवेशन का, व्रूम थ्योरी का क्या है? एक एक्सटेंशन है।